अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to Surf Excellence. Lace presents जोर का जोड़ powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So जनाब डिस्कशन तो ऑब्वियसली हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इर्द गिर्द घूम रही थी, किस तरह क्या चेंजेस, क्या बेहतरी किया, मगर साथ ही साथ इट्स द 6th मैच दैट इज गोइंग ऑन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का छठा मुकाबला जो है वो इस वक्त जारी है रावलपिंडी के स्टेडियम में, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड। और इस वक्त 202 रन्स बना चुके हैं विद 7 विकेट लॉस और 44th ओवर का इस वक्त इख्तिताम हुआ है। सो बांग्लादेश 202, कैसी परफॉर्मेंस इस वक्त बांग्लादेश की है, क्या सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इस हवाले से तो बात होगी। बट यस, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए क्या क्या सजेशंस यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं सो दैट हमें बेहतर परफॉर्मेंस देखे और बार बार ये हार्ट ब्रेक ना हो, बिकॉज बहुत हो गया, बहुत दफ़ा हो गया ये हार्ट ब्रेक और पिछले 7 महीनों में 2 दफ़ा ये हार्ट ब्रेक हो गया। अब ये हमारे लिए बहुत सब कुछ हो गया है। बट विद दैट शुरू करेंगे अपनी डिस्कशन को। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के मालिक, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उनके मैनेजर भी हैं, टीम के रहे हैं सर, समीन राना साहब। अस्सलाम वालेकुम समीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान टीम के कोच साबिक, पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के कोच, टेस्ट क्रिकेटर एजाज़ अहमद साहब शरीक गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम मोहम्मद यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिल बर्दाश्ता है अवाम और अपनी पेमेंट ले लेते हैं बट परफॉर्मेंस नहीं करते। यूसुफ, क्या अब ये जो है, ये जो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं, ये भी परफॉर्मेंस बेस्ड हो जानी चाहिए? इनफ इज इनफ, सीनियरिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया बहुत सारे प्लेयर्स ने। अच्छा, ये वैसे बिल्कुल ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, ये तो परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए, प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं, टीम परफॉर्मेंस। अगर आप पहले 2-3 नंबर पे हैं तो इनको 1 करोड़ 2 करोड़ देना चाहिए, कोई मसला नहीं। अगर ये 3 से नीचे आते हैं तो इनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत नीचे होना चाहिए। हाँ, इतना ऊपर नहीं होना चाहिए। 3 से नीचे आते हैं अगर, हाँ 3 से नीचे, क्या मतलब मिडिल ऑर्डर बैटर कोई बनेगा ही नहीं, फिर तो सभी कहेंगे हमें ऊपर। टीम पोजीशन रैंकिंग में, इस रैंकिंग ने तो हमें फंसा दिया। हाँ, रैंकिंग मतलब प्लेयर्स की 2023 आपने बात नहीं सुनी मेरे ख्याल मेरी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ना उनकी अपनी इंडिविजुअल रैंकिंग की बात हो रही है, टीम रैंकिंग की बात है, टीम परफॉर्मेंस की बात हो रही है। जब टीम जीतेगी ना, चाहे 10-10 स्कोर भी किए होंगे, आवाम खुश होगी। बिल्कुल। तो जब टीम जीतेगी तो रैंकिंग ऊपर आएगी ना। तो तीसरे नंबर तक टीम रहे वनडे T20 टेस्ट में, तो इनको जितना ये डिमांड करते हैं देने चाहिए। लेकिन इनसे नीचे आए ना, चौथे पे भी आए तो इनको नहीं देने चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि जब मैं सिलेक्टर था, जब अमेरिका से हारे हैं, उस वक्त मैंने ये बातें की थी। ये 2030 में वैसे कोई परफॉर्मेंस बेस्ड आप लोग के साथ भी हुआ था? कब? 2003 में हमने जब 2003 का वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, चेयरमैन साहब तोकीर ज़िया साहब ने कहा था अगर परफॉर्मेंस सही नहीं होगी फीस कटेगी, और हमारी फीस कटी थी। कुछ भी नहीं मिला होगा। अगर हम फीस कट गई थी और आधा मैच जीते थे। समीन साहब, ये जो अभी राय सुनी आपने, ये जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी बात हो रही है कि थक तो नहीं गए हैं खिलाड़ी पाकिस्तान के? देखें, ऑब्वियसली जब आप हारते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, हमने विटनेस किया हुआ है लाहौर कलंदर में फर्स्ट हैंड, तो मैं शायद उस पर आपको बता सकूं। आप पे तो इतनी मुश्किलें पड़ी कि हाँ, तो जब हारते हैं ना तो यकीन माने हर चीज़ बुरी लगती है। फिर प्लेयर के पैसे तो सबसे पहले बुरे लगते हैं, फिर उनके एटीट्यूड बुरे लगते हैं, फिर उनका जो स्टारडम है वो बुरा लगता है, फिर उनकी ज़िंदगियों में जो जो कुछ हो रहा होता है वो बुरे लग। बेसिकली हम कर कह रहे हैं, हम वजह ढूंढने की कोशिश, क्योंकि हमारे जज्बात इस स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं। स्पेशली जब पाकिस्तान की बात आती है और इंडिया के साथ मैच की बात आती है, तो हम लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस पे सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए क्योंकि हमें तकलीफ़ होती है। अब जब हार गए हैं तो फिर अब उसका जो डिसेक्शन हो रही है, ये जानने की कोशिश हो रही है क्यों हारे। उसमें अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफ़ा मैं अगर बसद एहतराम हमारे सीनियर्स हैं, मेरे तो गुरु हैं ये बैठे हुए एजाज भाई, इनकी वजह से मैं क्रिकेट में आया हूँ। अच्छा, तो इसीलिए आपने कहा कि गुरु भी बैठे हुए हैं, आपने फ़ोन पे ये कहा गुरु बैठे हुए हैं? मैंने कहा जी गुरु हैं। ये फैक्ट है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इमोशनली एनालिसिस करेंगे तो बेहतरी नहीं आएगी। हमारा कथारसिस हो जाएगा, हमारा गुबार निकल जाएगा, लेकिन हम वहीं पे खड़े रहेंगे। जब आप वर्ल्ड कप हारे थे अमेरिका से, तो हमें उस वक्त भी बहुत कथारसिस किया था, वहाँ पे भी ये बातें हुई, टीम में यूनिटी नहीं है, दोस्ती यारी ग्रुप है, सियासत हो रही है, क्योंकि ये आसान नैरेटिव है कि वो थक जाता है, उसकी शादी शायद हो गई है, बच्चों के बाप बन गए हैं। देखें, ये एक कॉमन परसेप्शन है, बट आई थिंक
एक फ़र्ज़ हमारा ये भी है, जब हम मीडियम पे बैठते हैं तो लोगों को एजुकेट करें। बिल्कुल। आप इमोशनली आउटबर्स्ट निकालना एक आम फैन का हक है, बट एक्सपर्ट्स का हक नहीं है। उनका ये जिम्मेदारी है कि वो उस नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज करके बेहतरी की तरफ लाएं, जिस तरह यूसुफ भाई ने बात की इम्प्रूवमेंट की। मगर डिफाइन ऑब्जेक्टिविटी समीन, मतलब जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं अब उस तरीके से पूछती हूँ, अकाउंटेबिलिटी हर जगह होती है। यू वर्क इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपको एक टारगेट दिया जाता है, इफ यू डू नॉट फुलफिल दैट टारगेट, ऑब्वियसली यू फेस सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे तो ऑन एंड ऑन, एक पत्थर से एक दफा गिरो, दूसरी दफा गिरो, तीसरी दफा आपकी गलती है कि आप उस पत्थर से बचे। 100% देखें, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। तो हमारा जो वर्ल्ड कप में डिबैकल था, उसके बाद हमने सर्जरी करनी थी, जो हमने सुना अभी कि सर्जरी होगी, ठीक है। हमारी सर्जरी हुई, चैंपियंस कप आया, हमने एक डोमेस्टिक में एक नई इनोवेशन लेके आए, हमने प्लेयर्स पावर को ड्रेस किया कि वो एक है कैप्टनसी की दौड़ है शायद जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, हमने उन चीज़ों को भी ड्रेस किया, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। खत्म तो नहीं। इसका मतलब यह है कि आप गलत चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। आपको अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो क्या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उन्होंने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उनका काम है ऑब्वियसली। वो आइडेंटिफाई अगर सही करेंगे तो ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। सब आपके ख्याल में अभी तक हम जो हमारा मसला है उसकी निशानदेही नहीं कर पाए जा सब, आपके ख्याल में है क्या मसला? अगर कारकर्दगी ख़राब है, 23 का वर्ल्ड कप हारे, 24 का हारे, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हार गए। देखिए, इसके दो वजह हैं इसकी। एक तो आपका ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर आपकी बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं है। अगर आप दूसरी टीमों की अगर देखें ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर, तो उन्होंने वो खेलते हैं 2 साल, वर्ल्ड कप 2 साल बाद होता है, अंडर 19 का वर्ल्ड कप जैसे, उसमें वो 30 से 32 मैच हर टीम खेलती है। हम 10 से 12 साल खेलते हैं, और कोरोना के टाइम पे हमने 0 एक मैच नहीं खेला हमने, ठीक है ना। तो एक तो हमें वहाँ पे कंसंट्रेशन हमारी बड़ी, ठीक है, वो तो लॉन्ग टर्म प्लान हो गया हमारा। जी बिल्कुल। और दूसरा हमने 2016-2017 में लास्ट अकेडमी लगाई, ठीक है। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अकेडमीज के अंदर आज जो है वो आते थे 4 महीने के लिए, जब सीज़न ऑफ होता है तो 4 महीने वहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता है। अब आपके पास 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गए हैं, 200 प्लेयर्स को आप अकोमोडेट कर सकते हैं उन 4 महीनों में। वो उस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं गर्मी के अंदर, उनकी फिटनेस लेवल भी, उनका स्किल लेवल भी, उनका क्लासरूम में हाउ टू डील द मीडिया के साथ कैसे बात करनी है। अगर आप सपोज अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन आता है मीडिया की तरफ से, तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है, ठीक है ना। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई है? कप्तान है, 10 साल से खेल रहा है, लेकिन बात क्या हो रही है? हम बाहर हो गए, हमें परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। कैसे आप ऐसी बात कर सकते हैं? आपने बात कर दी जी बाबर और इमाम की। इमाम अभी इतनी देर बाद टीम में वापस आया और आप उसका और बाबर का नाम ले रहे हैं, बस अपनी आपने बात ही नहीं की। फिर आपने बॉलिंग, 2 बैट्समैन नीचे खुशदिल और आगा, दोनों की आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में बड़ी अच्छी बॉलिंग करके आए हैं। आपको बात करनी नहीं आ रही मीडिया के साथ, ठीक है ना। और मैं ऐड करूंगा ज़रूर ये चीज़ के, देखें समीन के साथ मेरा पुराना है, वो आतिफ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। बिफोर यू एड इट, होल्ड योर थॉट, क्योंकि हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे, मीडिया हैंडलिंग की तो बात की है एजाज साहब ने, मगर मीडिया हैंडलिंग के अलावा जो फील्ड में परफॉर्मेंसेज हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो किस तरह होंगे। और जब फील्ड में परफॉर्मेंसेज होंगी तो शायद मीडिया भी स्क्रूटनाइज कम करेगा और कम मीडिया हैंडलिंग आपको सीखनी पड़ेगी। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So discussion को हम अपनी आगे बढ़ाएंगे, but before that आप लोगों की जो contribution है वो इस शो में बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों के सवाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल पूछिए, हमारे लेजेंड्स उन सवाल का जवाब देंगे। #Ask Lala, #Ask Yusuf and #Ask Ijaz। आप सवालात का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। YouTube पे आप हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त, जो आपकी कमेंट्स की जो यहाँ पे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। #Ask Lala, #Ask Yusuf and #Ask Ijaz। कमिंग बैक टू द डिस्कशन, इजाज साहब, जिस तरह अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई थी, आप बता रहे थे समीन के बारे में कि कुछ समीन को शायद आपने
इस फील्ड में? बिल्कुल, मैंने और आतिफ ने जब डिसाइड किया कि हमने PSL में टीम लेनी है, तो उस वक्त समीन जो है ये कनाडा में थे जी। वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके अंदर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और वहाँ पे इनकी कॉल वहाँ से आई और इन्होंने मुझसे बात की। पहले आतिफ से बात की, फिर मेरे से बात की, और उसने कहा इजाज़ भाई ये क्या कर रहे हैं आप, जो है ना। मैंने कहा नहीं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम टीम ले रहे हैं, और जो है ना आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा जी मैं यहाँ पे सेटल हूँ। मैंने कहा देखिए जी, पाकिस्तान की क्रिकेट को आज ज़रूरत है इस वक्त, तो इसलिए हम ये टीम ले रहे हैं, और आपका यहाँ पे आना बड़ा ज़रूरी है। तो यानी इनका सुख चैन आपने खराब किया। कह सकते हैं, लेकिन हमने फिर से कता कलामी की माफ़ी, बिकॉज टारगेट यहाँ पे सेट हो चुका है, एंड 237 का टारगेट सेट किया है बांग्लादेश ने फॉर न्यूजीलैंड। सो 237 का टारगेट। जी बिल्कुल, आज के क्रिकेट में आपको पता ही 237 जो है उस पर आपकी बहुत ज़्यादा होप नहीं होती कि आप मैच जीतेंगे। पीछे जो मैचेस हुए हैं, बट 237 एम्पल इनफ या नहीं? ऑब्वियसली नॉट, जिस तरह न्यूजीलैंड खेल रही है। न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी टीम है, और पिछले मैच में भी 300 प्लस उन्होंने किया पाकिस्तान के खिलाफ जी। और मैं नहीं समझता कि उनके लिए ये मुश्किल होगी। क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, वो खो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश ये मैच जीत सकती है। और अगर बांग्लादेश ये मैच ना जीती, इसका मतलब आपको पता ही है फिर इसका बाकी मतलब आप ही समझदार डायरेक्टली हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा। सो 237 टू विन फॉर न्यूजीलैंड। मुकाबला हो रहा है ये रावलपिंडी में। इट इज द 6th मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। कंटिन्यू करते हैं आपकी डिस्कशन। जी तो बिल्कुल ये मैच तो फिर मुझे तो डर है इस बात का कि अगर ये मैच, अगला मैच बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जी, वो भी एक प्रेशर गेम है पाकिस्तान के लिए। इजाज़ साहब, कप्तान ने कह दिया उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्यों इतना फिक्र कर रहे हैं? जाहिर है अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता तो किसी ना किसी को तो फ़र्क पड़ना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें तो पाकिस्तान का सोचना है। तो मुझे जो सिचुएशन है इस वक्त उसको देखते हुए, जैसे पहले भी हमने बात की कि अगर आपकी 3 वनडे सीरीज़ होती है तो आप 2 हार जाते हो तो वाइट वॉश का डर होता है आपको। बिल्कुल, आपको बांग्लादेश से भी पाकिस्तान 3-0 का भी डर। तो अगर ये मैच खुदा ना खास्ता बांग्लादेश जीत गया पाकिस्तान से जी, तो फिर आप खुद ही देख लें कि क्या हाल होगा। मैं कम बैक टू समीन। सीरीज जीत गए वो हमसे, तो वो मैच जीत गए तो क्या हो जाएगा। मगर ये आपने समीन का सुख चैन खराब कर दिया। फिर हमने इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट की इनसे कि आप ज़रूर आएँ जी। फिर जब ये आए, फिर हम काफ़ी दिन हमारी बात चलती रही। ठीक है, तो मैंने असेस किया कि नहीं, ही इज़ द राइट मैन फॉर दिस जॉब। फिर इनको मैनेजर बनाया। और बी ऑनेस्ट, मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, जितनी नॉलेज इनको पूरी दुनिया में जितने प्लेयर्स लीग्स में खेल रहे हैं, जितनी नॉलेज इनको है, कम शायद ही हम किसी और, मैं और आकिब ना मिलके टीम बनाते थे, बड़ा कॉम्बिनेशन बनाते, सारा कुछ करते, सब कुछ फेल हो जाता था इनके आगे। ये बात मैं इधर क्लैरिफाई के इनसे सीखा है, सच्ची बात है। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में आपका एक स्किल सेट होता है। मैं जब मैनेजर इन्होंने बनाया था तो मैंने इनसे पूछा था कि जाज भाई मैनेजर करता क्या है। अब ये इनकी असेसमेंट थी, इन्होंने कहा जो भी करता है वो तू कर लेगा। तो इनकी गाइडेंस थी, तो थोड़ा बहुत सीखने की भी कोशिश की, और जितने भी प्लेयर्स आए तो बट मेरे लिए मेंटोर हैं ये। सो यू आर गुड एट रिसर्च, जो वो आप कह रहे हैं कि आप सारे क्रिकेटर्स को जानते हैं जो लीग्स में खेलते हैं। सो मतलब आप जब ये ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में तो कंप्लेसेंसी की गुंजाइश नहीं होती ना। मेरा एग्जैक्टली शुरू में यही पॉइंट था कि यहाँ पे ये भी तो सेमी प्राइवेट सेक्टर ही है। ये क्या प्राइवेट सेक्टर में तो ये नहीं हो सकता। और फिर आपने खुद अगर इन्वेस्टमेंट की हो तो वो तो आप बिल्कुल भी नहीं। तो उसमें फिर ऑब्वियसली एजाज भाई हो गए, पैडी ऑप्टन हो गए, ब्रैंडन मैकलम हो गए, AB डिविलियर्स हो गए, क्रिस गेल हो गए, सुनील नारायण हो गए, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया। सुहेल तनवीर हो गए, हमारे पाकिस्तान के हफीज़ भाई हो गए। ऑब्वियसली जब आप इनके साथ काम करते हैं तो आप सीखते हैं। तो एक पार्ट ऑफ मेरा जॉब जो है वो ये है कि पूरी दुनिया में जब क्रिकेट हो रही होती है, आप फ्रेंचाइज को आपने मैनेज करना है, तो आपके लिए तो पूरी दुनिया ओपन है ना। पाकिस्तान टीम में तो नेशनल सेक्टर है, उधर आपका पूरी दुनिया से आप किसी भी प्लेयर को पिक करना है तो आपको सारी क्रिकेट को फॉलो करना पड़ता है, ताकि आपसे कोई प्लेयर मिस ना हो जाए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर आपका नॉलेज अपग्रेड होता रहे। थोड़ा सा आसान कर लें समीन, सिर्फ पाकिस्तान वाले लड़कों को ही देख लें जो डोमेस्टिक में
खेलते हैं, आप दुनिया भर देख रहे हैं, थोड़ी सी पीसीबी की मदद कर दें तो जितने प्रोफेसर से सीखा होगा किसी से नहीं सीखा, उसमें फेल हो जाएंगे। क्यों वो सारे प्लेयर बहुत जबरदस्त है, जितना नाम लिए ना, पूरी दुनिया के प्लेयर्स को देख रहे हैं, यहाँ डोमेस्टिक के हमारे लड़कों को जरा सॉर्ट आउट करके पीसीबी के लिए। अब मैं आपको प्लेयर डेवलपमेंट, अच्छा सर समीन भाई ये शामिल साथ कर लें प्लेयर्स को देखते हैं, ये जो पाकिस्तान के ये वाले 15-16 खिलाड़ी हैं, क्या ये बेहतर मैनेज हो रहे हैं? देखिए ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट एक डिफरेंट चैलेंज है, फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट एक डिफरेंट डोमेन है, वहाँ पे आपके पास पाकिस्तानी और गैर मुल्की होते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे मोटिव डिफरेंट है, आप जब मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं तो प्रेशर भी डिफरेंट होता है। मेरे ख्याल के अंदर जो मेरी लर्निंग है मैं आपको वो बता देता हूँ, अब ऑब्वियसली हर इंसान की अपनी होती है। मेरे ख्याल में अगर आपने प्लेयर से उनका बेस्ट लेना है ना, तो यू हैव टू एंगेज देम, आपको उनको एंगेज करना पड़ेगा। वो डंडे वाली काम जो है ना, वो मेरा ख्याल में कल्चर पुराना हो गया। उस जमाने में होते थे जब प्लेयर्स के पास ऑप्शन नहीं होती थी। आज अब जब प्लेयर लीग में जाता है ना, उसको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है, वहाँ पे उसको क्लैरिटी मिलती है रोल की, और वहाँ पे उसको पैसे भी मिलते हैं। इस एनवायरनमेंट के अंदर प्लेयर कंफर्टेबल होता है, आते हैं प्लेयर की अब ये बन रही है। अब अगर उनको दूसरी तरह से ला के अगर आप सिर्फ स्ट्रिक्टनेस पे, या आप स्ट्रिक्टनेस तो चले करनी भी चाहिए, या आप एक बड़े रेजिमेंटेड किस्म के रजीम में ला के उनको परफॉर्मेंस की कोशिश करेंगे, तो आजकल पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, जब उनसे मेरी बात होती है वो भी यही गिला करते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया क्रिकेट भी इवॉल्व हो रही है, दुनिया भी इवॉल्व हो रही है, मैनेजमेंट के तरीके भी इवॉल्व हो रहे हैं। प्लेयर को एंगेज करके रादर देन ब्लेम करके आप बेस्ट ले सकते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, ये अभी जो बात की है इजाज साहब ने कि इनको खदशा है कि शायद पाकिस्तान कहीं बांग्लादेश से भी खुदा न खास्ता हार न जाए, आपको लगता है कि जब दो बड़ी नाकामियाँ इस तरह की हों और आप एक वर्ल्ड इवेंट में हों तो इस किस्म की चीज़ें दोहराई जाती हैं और खिलाड़ी इतने फिज़िकली मेंटली गिर जाते हैं, उनके लिए बाउंस बैक करना मुश्किल हो जाता है, और ये हो भी सकता है? देखिए दोनों टीमें अगर आज ये हार जाती हैं तो दोनों टीमें 2-2 मैच हारी होंगी। अब मैच इस चीज़ होगा दोनों में से बुरी कौन सी है। अच्छा यही होगा ना, भी दोनों बॉटम 2 हैं तो दोनों का कोई मसला नहीं होगा। ये भी आज दूसरा मैच हार जाएगी, पाकिस्तान भी 2 मैच हारी, तो दोनों पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। अब ये तो डिपेंड करता है कि क्रिकेट किस तरह की खेलते हैं। देखिए प्रेशर अपनी जगह है। सबसे पहले आप किसी भी प्लेयर को कहीं जब सेलेक्ट करते हैं ना, उसके दिमाग के अंदर कोई भी नहीं घुसा होता जी, उसकी एबिलिटी देखते हैं कि इसमें कितनी एबिलिटी, ये किस तरह खेलता है, इसकी बॉलिंग की चीज़ें पूरी हैं, बायोमैकेनिक्स और जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है, बैट्समैन की बैटिंग देखी जाती है, फील्डर की फील्डिंग देखी जाती है। तो पहले तो आप ये तय करें कि हमारे पास ऐसा स्किल लेवल है कि जो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल ले अच्छी टीमों के खिलाफ। इवन हम अच्छी टीमों के खिलाफ भी इतनी ये भी नहीं कर रहे कि थोड़ी फाइट कर लें, चैलेंज दे दें, वो भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि आप में स्किल लेवल की बहुत ज़्यादा कमी है। पहले हम इसको ठीक करना है। ये हम ठीक करेंगे जब हमारे पास ऐसे लोग होंगे ठीक करने वाले। देखिए सिर्फ बातों से काम नहीं बनना, बिल्कुल बातें अच्छी अच्छी हो सकती हैं, बहुत अच्छी बातें। ये उस वक्त होता है जब आपकी टीम इंडिया जैसी हो इस टाइम, या कभी वेस्ट इंडीज़ की होती थी 80s में, उसमें आप अच्छी बात कर सकते हैं मैनेज करने के लिए चीज़ें, या ऑस्ट्रेलिया की थी 90s। यानी स्किल लेवल है, बस मेंटली बॉक डाउन हुए हैं, उसको अपलिफ्ट करना, उधर बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो स्किल लेवल ही नहीं है। पहले तो मेंटल तो बाद में बात करेंगे, पहले उस चीज़ों को तो ठीक करें जो ज़रूरी हैं, जो जिसको कहते हैं कि ये मकसद ही ये है कि फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि पहले ये 2 चीज़ें तो ठीक कर लें, बॉलिंग बैटिंग, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो इंशाल्लाह जब परफॉर्म करेंगे तो खुद ब खुद पूरे मैनेजमेंट से स्किल लेवल तो इफेक्ट नहीं होता। किससे? अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो क्या आपकी स्किल्स के ऊपर या आप मेंटली कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी बेसिक्स के ऊपर कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई फर्क पड़ना चाहिए। नहीं पड़ता कोई फर्क। स्किल्स की जो बात आप कर रहे हैं, ये स्किल्स की बात आप पाकिस्तान टीम में ना करें, आप बात करें ग्रॉस रूट पे। अच्छा, वहाँ पे स्किल्स उनकी जो ना आपने इम्प्रूव करनी है, वहाँ ठीक करने हैं, उनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है। मगर कंफर्टेबलनेस से क्या आपके स्किल्स डिटोरिएट होते हैं कि नहीं? यू आर अनकंफर्टेबल इन एन एनवायरनमेंट। सवेरा एक बात मैं कर लूँ,
ये बात बिल्कुल ठीक है कि निचले लेवल पे चीजें ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे आपको ऊपर ही नहीं ठीक, तो पहले तो उधर करेंगे ना, उनको तो ठीक कर ले। है काम नीचे का ही, ऊपर कोचिंग नहीं कर सकते आप, नहीं करनी पड़ेगी। हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना रोक भी तो नहीं सकते ना कि नहीं जी इनको रोक के रखो, अब हम अपना ग्रास रूट सही करेंगे। फिर हम तो खेल रहे हैं, हम खेलते रहेंगे, या तो हम मान लें कि अगले 5-6 साल तक हम इसी तरह हारते रहेंगे और मान लें। अगर मैं चलता हूँ और मेरा बचपन से पाँव साइड पे हल्का सा पड़ता है तो अगर मेरा बचपन में ना ठीक किया गया तो मैं जब 40 साल का हो जाऊंगा उस वक्त ठीक होगा। मैंने किया, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने किया, मैं गिरता था, मेरा पाँव बहुत ज्यादा था। बात ये है कि हमें स्किल्स ठीक करने हैं, चीजें नीचे ठीक करने वाली है, यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन ही नहीं है। फिर ये ऊपर वाली टीम से हम भूल जाएं, अगर ये मैं ही बंद कर दे, मैं यही कह रही हूँ ना, हम एक दफा क्या एक दफा मेंटली ये अपने आप को तैयार कर लें कि आगे आने वाले 4 साल तक ये हमारी टीम कोई बड़े इवेंट नहीं जीतेगी क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है? देखें आप, अरे हाँ या ना में जवाब दें। ऐसा ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे तो इसी तरह फेस करेंगे। ग्रास रूट पे तो करेंगे ना काम, वो तो लॉन्ग टर्म है। अभी हमारा शॉर्ट टर्म क्या है, वो कहते हैं ना पतंग होती है, पतंग उड़ा रहे होते हैं, फट जाती है, चेपी लगानी पड़ती है। क्या चेपी है? शॉर्ट टर्म नहीं होती, ये है कि आपको ये जैसे अमेरिका से हारे, इंडिया से हारे तो जी सारी टीम को फारग कर दिया जाएगा। किसने किया फारग? नहीं किया ना, नहीं ना किया, कर दें अब। मैं नहीं कह रहा कि सारी टीम को फारग कर दें। देखें आपको इसमें से 2-3 प्लेयर्स को साइड पे करना पड़ेगा। मसला नाम बताएं। अब नाम तो अच्छी बात नहीं है। नहीं क्यों नहीं, कोई बात नहीं, यही तो ना। देखिए सबसे बड़ी मैं कहती हूँ हमारा कसूर ही फॉर्मर क्रिकेटर्स का कसूर है। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने मीडियोकर प्लेयर्स को हाइप किया, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का कसूर है। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने खुल के नाम नहीं बोले, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का कसूर है। मेरे ख्याल से हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को नाम बोलने नहीं कर रहा, मैं तो कप्तान का नाम ले रहा हूँ। उसने क्या मीडिया ये बात की, तो मोहम्मद रिजवान को साइड पे कर देना चाहिए। बाबर को बिल्कुल साइड पे नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने तो मोहम्मद रिजवान का, मोहम्मद रिजवान को बिल्कुल आप सब सोचेंगे आपने कप्तान बनाना किसको है, ठीक है, या फिर उससे बात करके उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज करें। हाँ। आपने 4 साल पहले 5 साल पहले आप नंबर 1 थे T20 क्रिकेट में, ठीक है, आप बाबर और रिजवान ओपन करते रहे। 120 गेंदों में से 80 गेंदें वो खेलते थे, ठीक है, बाकी 40 बॉल दूसरे प्लेयर्स को मिलती थी और एवरेज मिलती थी 12 से 13 की, ठीक है। कैसे वो करते हैं परफॉर्मेंस? फ्लैट पिचेस थी, अपने लिए खेलते रहे। जब गए अमेरिका, वहाँ ड्रॉप इन पिच थी, वहाँ पे स्विंग भी हुआ, बाउंस भी था, और वहाँ पे जब ऊपर से 2 विकेटें गिरी तो नीचे एक्सपोज हो गया सारा कुछ, क्योंकि 3-4 साल से उनकी बारी नहीं आई, ठीक है ना, T20 में। तो हमें पहले सबसे पहले बात है कि टीम जीतेगी, जो यूसुफ ने बात की है कि टीम जीतेगी तो मेरे रन्स का फायदा है, टीम जीतेगी तो मेरे आउट करने का फायदा है, फिर अप्रिशिएट होगा। चाहे आप सेंचुरी कर लें, मैच हार जाए, कौन अप्रिशिएट करेगा आपको? कोई भी नहीं करेगा। समीन साहब, ये जो मैनेज है, आप बहस की थे मैनेजर, ये जो पाकिस्तान की ये वाले, इनको भी थोड़ा इंगेज आपके ख्याल में फिर कम किया जाता है, या इंगेज करके जो उनकी जो पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम लेवल पर उनसे काम लिया जा सकता है? कुछ बड़ा आसान है कि प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, ये सबसे आसान काम है, क्योंकि हारने के बाद प्लेयर सबसे बुरे लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ा सा सवाल पूछूं, जब आप 3 हफ्ते पहले चले जाएं, जब पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई थी, तो आप लोगों का ख्याल था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगी? नहीं था। ऐसा तो नहीं, सबने क्रिटिसाइज किया। नहीं था, सबने सिलेक्शन को क्रिटिसाइज किया था। तो प्लेयर आपके, अगर मैंने जो लर्निंग की है PSL में, आप मेरे पास क्रिस गेल, AB डिविलियर, ब्रेंडन मैकलम, बड़े इनसे बड़े स्किल लेवल में तो कोई प्लेयर नहीं थे। बिल्कुल। जब आप टीम का बैलेंस खराब कर देते हैं ना, तो रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है। मैंने जो एक्सपर्ट्स को सुना सिलेक्शन के बाद, हमारी टीम में बैलेंस का प्रॉब्लम था। स्पिनर्स की बात कर लें, ओपनर्स की बात कर लें, तो प्लेयर्स को तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन अगर एक टीम हारती है तो उसमें सिर्फ प्लेयर की परफॉर्मेंस ही चीज़ नहीं होती, उस टीम का बैलेंस और कंपोजिशन क्या ठीक थी। क्या कल के मैच में पाकिस्तान के 242 जब हमने किए थे, तो हमारी जो कंपोजिशन थी वो बेस्ट पाकिस्तानी टैलेंट अवेलेबल शोकेस हो रहा था, वो 11 बेस्ट पाकिस्तान का टैलेंट था। क्या हमारे जो बॉलिंग हो रही थी उस विकेट के हिसाब से, क्या हमारे पास बेस्ट सूटेड इंडिया के 3 स्पिनर्स थे, 2 फास्ट बॉलर की, उनकी भी आप बॉलिंग देख लें। तो आपने एवेल्यूएट जब करना है तो प्लेयर को तो करें, ज़रूर करें उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, लेकिन जो 11 आपने उतारे हैं वो 11
तैयार भी हैं उस 11 से मुकाबला करने के कि आपके पास 10 हैं और उनके पास 11 हैं। बट इन सारे चीजों में सीनियर प्लेयर्स स्टैंड आउट करने चाहिए ना, सीनियर प्लेयर्स की जिम्मेदारी ज्यादा होनी चाहिए। 100%। तो वो सीनियर प्लेयर्स जब नहीं मुसलसल सीनियरिटी पे वो उनको जितना हमने हाइप अप कर दिया बट वो जब परफॉर्म नहीं कर रहे तो अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। एक और चीज है कि अभी आप एक महीना पहले की बात ले लें। कम हमारा वक्त बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो गया और यस बिल्कुल इस पे डिटेल में बात होनी चाहिए। जब भी समीन आते हैं यहाँ पे तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक पूरा शो हमें इस पे करना पड़ेगा कि हम ये पूरी इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकें। बट विद दैट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और सबीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।